तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डॉक्टर अमित अकेडमी यूके पीसीएस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो आरओ का 2021 का एग्जाम किया था उत्तराखंड का। आज जो हम करने वाले हैं वो यूके पीसीएस उत्तराखंड का आरओ का 2016 का एग्जाम कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास को। तो आरओ जीएस का पेपर, जीएस पेपर 1 2016 का। तो इस पीडीएफ में आपको इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उनके आंसर्स और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी ऐड कर रखी हैं। तो इस तरह से अपन पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो जो भी आंसर है वो मार्क कर रखा है ब्लू से, एंड कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है वो आपको अनोटेशन से कर रखा है। ये पीडीएफ आपको यूके पीसीएस डॉक्टर अमित अकेडमी यूके पीसीएस चैनल पे मिल जाएगी और वहां से आप इस एनोटेटेड जिसमें वैल्यू एडिशन कर रखा है, डायग्राम्स लगा रखे हैं, कुछ मैप भी हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज ये जो आरओ के एग्जाम्स हैं इनका बहुत ज्यादा जो है चांसेस होते हैं कि ये रिपीट हो यूके पीसीएस में। ठीक है, तो जो यूके पीसीएस का एग्जाम अभी आ रहा है उसमें रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखना, ठीक है। चलिए, अपनी 100% डिटेंशन रखते हुए, व्हाट वाज संगम इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में संगम क्या था? तो संगम एक तरीके से संघ और मंडल था जो तमिल पोइट्स का था। ठीक है, तमिल पोइट्स का संघ और मंडल उनका, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 3rd सेंचुरी बीसीई टू 3rd सेंचुरी सीई। ठीक है, संगम पीरियड का। तो संगम का मतलब एसोसिएशन भी होता है, तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्टार्टेड द सिल्क रूट मार्ग फॉर इंडियंस? सिल्क रूट किसने स्टार्ट किया था इंडियंस के लिए? सिल्क रूट मार्ग वो कनिष्क थे, हमारे कनिष्का, जिन्होंने स्टार्ट किया था सिल्क रूट मार्ग फॉर इंडियंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हान डायनेस्टी ऑफ चाइना। चाइना की हान डायनेस्टी जो थी उनके रेन में स्टार्ट किया गया था सिल्क रूट इंडियंस के लिए। ठीक है, कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया का फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इनटू पर्शियन लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन जो है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किसने करवाया था? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था ट्रांसलेशन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट का पर्शियन लैंग्वेजेस में। ठीक है। विच वाज द हाईएस्ट गोल्ड कॉइन इन द रेन ऑफ अकबर? अकबर के रेन के अंदर कौन सा हाईएस्ट गोल्ड कॉइन था अकबर के राज के अंदर? तो शहनशाह। ठीक है, शहनशाह नाम का जो गोल्ड कॉइन था वो हाईएस्ट गोल्ड कॉइन माना जाता था अकबर के राज में। ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो देखो, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन राइट ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, केक नाम से, केक, CAKE। ठीक है, सो सी भी कैपिटल, ए भी कैपिटल, के भी कैपिटल और ई स्मॉल, मतलब केक। तो सी से चंपारण हो गया, ए से आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई। ठीक है, तो सी से चंपारण सत्याग्रह, के से सी से चंपारण सत्याग्रह, ए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और के ई से खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हुआ चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है। तो देखो, जो आपका चंपारण हुआ वो 1917 में हुआ, अहमदाबाद भी आपका 1918 में हुआ और खेड़ा भी 1918 में। बट पहले कौन सा हुआ था? पहले हुआ था आपका अहमदाबाद में स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा हुआ था। सो केक से आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम का रियल नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 1906 टू 1920 द रोल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया वाज? किस तरह का रोल था मोहम्मद अली जिन्ना का 1906 से 1920? तो नेशनलिस्ट और सेकुलर का था। उसके बाद जो है उसका बहुत ज्यादा हाव भाव चेंज होने लग गए, क्योंकि 1920 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स ने भी साथ दिया था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी भी हमको देखने को मिली थी। बट तो 1906 से 1920 तक उसका नेशनलिस्ट और सेकुलर फ्रीडम स्ट्रगल, जो मोहम्मद अली जिन्ना का रोल क्या था? नेशनलिस्ट और सेकुलर के तौर पर रोल था। 1920 के बाद उनका रोल थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डॉक्टर B.R. अंबेडकर पब्लिश्ड 3 periodicals फॉर सेफ गार्ड ऑफ दलित राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? इनमें से कौन सा नहीं है, जो कौन सा है जो नहीं है, जो B.R. अंबेडकर द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है? तो हमें पता है मूक नायक उनके द्वारा पब्लिश किया गया है। ठीक है,
मूक नायक उनके द्वारा पब्लिश किया गया, बहिष्कृत भारत उनके द्वारा पब्लिश किया गया, और इक्वालिटी जनता जनता ये भी उनके द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। बट बहिष्कृत समाज ऐसा कुछ नहीं है जो उनके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो देखो ये लिख रखे हैं मैं, हमने मूक नायक पब्लिश किया गया, बहिष्कृत भारत है, ठीक है, ना कि बहिष्कृत समाज, समाज नहीं है, बहिष्कृत भारत है, ये ध्यान रखना है, बहिष्कृत भारत। उसके अलावा समता, उसके अलावा जनता, उसके अलावा प्रबुद्ध भारत, ठीक है। ये जो सारे हैं ये बी आर अम्बेडकर द्वारा रचे गए हैं, ठीक है, बी आर अम्बेडकर द्वारा ये पीरियोडिकल्स लिखे गए हैं। तो मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, और इक्वालिटी जनता है, और ये है बहिष्कृत, ये बहिष्कृत समाज नहीं है, बहिष्कृत भारत है, ठीक है, समाज ऐसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, बाय विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू ग्रांट इंडिया फुल्ली सेल्फ गवर्नमेंट? फुल्ली सेल्फ गवर्नमेंट कब इंडिया को ग्रांट करने के लिए डिक्लेयर किया था? तो ये डिक्लेयर किया गया था बाय क्लेमेंट एटली, ठीक है, जो कि पीएम ऑफ यूके हैं, उनके द्वारा, बाय क्लेमेंट एटली जो कि पीएम ऑफ यूके हैं, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था। कब मिलेगी इंडिया को कंप्लीट एब्सोल्यूट सेल्फ गवर्नमेंट? जो देखो 30th जून 1948, ठीक है, 30th जून 1948 टू ग्रांट इंडिया फुल्ली सेल्फ गवर्नमेंट। फुल्ली सेल्फ गवर्नमेंट कब ग्रांट करेंगे? 30th जून 1948, ठीक है, इस डेट को डिक्लेयर किया गया था। प्राइवी पर्स वॉज रिलेटेड टू whom in the post independence period? प्राइवी पर्स किससे रिलेटेड है? पेमेंट मेड टू रूलिंग फैमिली, जो रूलिंग फैमिलीज को पेमेंट दी जाती हैं फॉर्मर किंग्स को, उससे रिलेटेड है आपका प्राइवी पर्स, ठीक है, पेमेंट मेड टू रूलिंग फैमिलीज। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट बुक रिटन बाय एम के गांधी वॉज, एम के गांधी की फर्स्ट बुक क्या थी? वो थी हिंद स्वराज। आपको ध्यान रखना है हिंद स्वराज थी जो उनकी पहली बुक उन्होंने लिखी थी, हिंद स्वराज। कब लिखी थी? 1909 में, ठीक है। चलिए 8 कल्चर क्वेश्चन आ रहे हैं। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स? खजुराहो टेम्पल किनके द्वारा बिल्ड करे गए थे? तो चंदेल डायनेस्टी है, चंदेल डायनेस्टी उन्होंने बिल्ड करे थे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आते हैं, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी ने बिल्ड किए थे, चंदेल किंग्स ने बिटवीन 950 एडी टू 1050 एडी, 950 एडी टू 1050 एडी के बीच में बिल्ड किए गए थे चंदेल किंग्स के द्वारा, और नगरा स्टाइल में देखने को मिलते हैं खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? अब लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? तो वो कंट्री आपकी फिनलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। 1,68,000 के आसपास लेक्स हैं, बहुत ज्यादा लेक्स हैं, इतने तो वो हैं जो अभी हमें रिसर्च करने पे या फिर ढूंढने पे पता चलता है 1,68,000, हो सकता है बाकी भी लेक्स हों, ठीक है। तो सिटी ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। 1,68,000 लेक्स अप्रोक्स हैं। बिगेस्ट लेक का नाम क्या है? साइमा, ठीक है, साइमा जो है वो बिगेस्ट लेक का नाम है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस फॉर लाइव स्टॉक रैंचिंग इन द वर्ल्ड? लाइव स्टॉक रैंचिंग के लिए कौन सी जो कंट्री वो फेमस है? तो अर्जेंटीना, आपको ध्यान रखना है लाइव स्टॉक रैंचिंग के लिए, ठीक है, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट, अब ये 15th क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। क्या मैच करना है? लिस्ट 1 प्लांट, लिस्ट 2 क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। ये है मेगाथर्म, कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका मीजोथर्म, कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है। माइक्रोथर्म कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है, और हैकिस्थर्म, हैकिस्थर्म कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेगाथर्म है वो मेगाथर्म आपका इक्वेटोरियल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, मीजोथर्म आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, माइक्रोथर्म आपका टेम्परेट या फिर लो टेम्परेचर के रीजन में देखने को मिलेगा, और हैकिस्थर्म आपको टुंड्रा एल्पाइन जो है उस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रख लेंगे, मेगाथर्म इक्वेटोरियल, मीजोथर्म आपका ट्रॉपिकल, माइक्रोथर्म आपका टेम्परेट, एंड हैकिस्थर्म आपका कहां मिलेगा? टुंड्रा और अल्पाइन क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी 2341, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी कोंगो रिवर। कोंगो रिवर जो है आपकी वो इक्वेटर को 2 बार काटती है, और इसको जायरे रिवर भी कहा जाता है, इसको जायरे रिवर भी कहा जाता है, ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। कोंगो जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है, ठीक है, बाय लेंथ। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी? कोंगो रिवर। और जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम आफ्टर अमेजोन, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से अमेजोन के बाद, सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम वो है आपके अमेजोन, एंड सेकंड नंबर पे आती है आपकी कोंगो रिवर, ठीक है, जिसे जायरे रिवर भी कहते हैं। What is the correct north-south sequence of states of India along the Myanmar border? करेक्ट सीक्वेंस
क्या है करेक्ट? नॉर्थ साउथ सीक्वेंस क्या है स्टेट्स का अलोंग म्यांमार बॉर्डर? म्यांमार बॉर्डर तो सबसे पहले आपको पता है अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद आपका नागालैंड आता है, उसके बाद आपका मणिपुर आता है और उसके बाद आपका मिजोरम आता है। तो देखो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके नीचे नागालैंड, ठीक है, उसके नीचे मणिपुर और लास्ट में मिजोरम, ठीक है। जेड जिसके साथ है ना, ध्यान रखना, सबसे लास्ट में आता है। जैसे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये देखिए सबसे ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका नागालैंड आएगा, उसके बाद आपका मणिपुर आएगा और उसके बाद आपका मिजोरम आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंस, वही आपसे पूछ रखा है नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ स्टेट अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, तो ये सीक्वेंस है आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया हैव इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस कंट्री के साथ इंडिया की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है इंडिया के साथ बांग्लादेश की। जो कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री है इंडिया की जो किसी कंट्री के साथ लगती है वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन गिवन ऑप्शंस में है मिजोरम का, ठीक है। गिवन ऑप्शंस में, बिकॉज यहाँ केरला गिवन नहीं है, वैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का, और गिवन ऑप्शंस के हिसाब से मिजोरम 2011 सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? अब ये उत्तराखंड स्पेसिफिक थोड़ा क्वेश्चन है, बट वैसे हम नॉर्मल पीक्स पढ़ते हैं, उसमें हमें ध्यान रह ही जाता है कि उत्तराखंड में कौन सी और कौन सी नहीं है। तो हमें पता है कामेत भी उत्तराखंड में है, बंदरपूछ भी उत्तराखंड में है, द्रोणागिरी भी उत्तराखंड में, बट जो नंगा पर्वत है वो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में है, गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में है आपका, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ है आपका? गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में, गिलगिट बाल्टिस्तान जो आपका उस साइड कश्मीर की साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो वो उत्तराखंड में नहीं है। कौन सा? नंगा पर्वत नहीं है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द एवरेज सी लेवल मेजर्ड? ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट, कौन सी कोस्ट पे इज द एवरेज सी लेवल मेजर्ड? कौन सी कोस्ट पे एवरेज सी लेवल मेजर किया जाता है? तो मुंबई कोस्ट पे जो है आपका एवरेज सी लेवल मेंटेन वो मेजर किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द गोदावरी द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोसी रिवर को क्या कहा जाता है? सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी रिवर को सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ब्रह्मपुत्र एक एंटीसीडेंट रिवर है, बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। द गंगेज ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, ये गलत है, क्योंकि जो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है वो आपकी भागीरथी है, और भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं आप मुझे बता देंगे? वो मिलती हैं देवप्रयाग में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने लास्ट क्लास में भी जो कमेंट्स मैंने देखे थे उसमें आपने आंसर दे रखे थे, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में पूछा था, तो वेरी गुड, आप ऐसे ही आंसर देते रहें जो भी पूछा जाए, और बेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। तो गंगे ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री गलत है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर देवप्रयाग में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्टेट्स विच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया कौन है? राजस्थान है। आपको ध्यान होना चाहिए हर टाइम कि राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन इंडिया, सॉरी। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट पल्सिस प्रोड्यूसर कौन है इंडिया के अंदर? राजस्थान। एंड सेकंड कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट ऑफ द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री के अंदर हाईएस्ट रिजर्व है बॉक्साइट के वर्ल्ड के अंदर? ठीक है, बॉक्साइट के, तो ध्यान रखना बॉक्साइट के जो हाईएस्ट रिजर्व मिलते हैं ना बॉक्साइट के, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं बॉक्साइट के हाईएस्ट रिजर्व। मिनरल रिच आइलैंड नेशन है ऑस्ट्रेलिया, ये हमें पता ही है, बट बॉक्साइट के हाईएस्ट रिजर्व आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट का है इंडिया के अंदर? लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट का है इंडिया के अंदर? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, इन इंडिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अभी आपको कुछ ट्राइब दी हुई है और उसके साथ आपको स्टेट दिए हुए हैं, तो आपको देखना है। थरू जो है वो उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल सही बात है। गड्डी हिमाचल प्रदेश की, अगर ध्यान नहीं याद नहीं है तो याद कर लेना, गड्डी है हिमाचल प्रदेश की और थरू है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। थरू, ऊ आ गया, यू से ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। थरू 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 यूपी यूपी यूपी, ठीक है। थरू उत्तर प्रदेश है, गड्डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गड्डी नहीं ले जा सकते, तो ध्यान रखना गड्डी की कमी कहाँ महसूस होगी? हिमाचल प्रदेश में। तो गड्डी ट्राइब कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। कोनियाक ट्राइब जो है ना वो आपके नागालैंड के, इसको ध्यान रखना, कोनियाक कोनियाक कोनियाक, ठीक है।
कोन्याक ट्राइब है आपकी नागालैंड की, और टोडा, टी से ध्यान रखना, टोडा, टोडा है तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो केरला है। केरला वो स्टेट है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरला है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन राजस्थान। कौन सी कैनाल है जो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन राजस्थान के अंदर, वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल, जो एकमात्र कैनाल है जो कि पानी पहुंचा रही है, तो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। रिक्लेमिंग थार डेजर्ट एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को होने से रोक रही है, और जो है थार डेजर्ट में कुछ हरा भरा कुछ ग्रीनरी है उसके लिए भी कोशिश हो रही है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल रिस्पॉन्सिबल है। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1935, फर्स्ट किसने यूज किया था इकोसिस्टम टर्म का, इकोसिस्टम टर्म का सबसे पहले यूज किया गया था अर्थर टेंसले के द्वारा, अर्थर टेंसले के द्वारा। उन्होंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन स्पीसीज एंड सराउंडिंग, मटेरियल ट्रांसफर जरूरी है स्पीसीज और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। अर्थर टेंसले उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले बार, किसके बारे में बताया था, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। टर्म इकोसिस्टम यूज की थी उन्होंने अर्थर टेंसले ने, ठीक है। Which of the following state incorporated environmental education as subject in school curriculum for the first time? कौन से स्टेट ने स्कूल करिकुलम के अंदर ही जो है आपकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन डाल दी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन डाल दी है, तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन डाल दी है, ठीक है। एज सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम के एज ए सब्जेक्ट डाल दिया है महाराष्ट्र ने, किसको, इन्वायरमेंट एजुकेशन को, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन का मेन रीजन आप हर बार पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन किससे होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, वही आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, जो कि एसी से, आपके रेफ्रिजरेटर से और अलग अलग जगह से निकल सकते हैं, ठीक है। रिलीज बाय सोलवेंट, स्प्रे, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एसीज, ठीक है, उधर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है। नेक्स्ट देखो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटलिटी ऑफ ऑल स्पीसीज, ऑल जीन्स एंड ऑल इकोसिस्टम, इस डेफिनेशन को याद रखना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटलिटी ऑफ ऑल स्पीसीज, सारे जीन्स एंड सारे इकोसिस्टम। वैरायटी ऑफ प्लांट्स तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है इसमें, एनिमल प्लांट दोनों आगे, तो प्लांट और एनिमल की अलग अलग तो बात होगी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तो बात होगी नहीं, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड वैरायटी ऑफ एनिमल, तो ये दोनों को ये वाले दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले आप इनको गलत मारोगे, वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी ऑफ एनिमल्स। टोटलिटी ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट का हमें क्या करना भाई, कल्चरल एनवायरनमेंट का ये टोटलिटी ऑफ ऑल स्पीसीज, ऑल जीन्स एंड ऑल इकोसिस्टम, ठीक है, इसे कहते हैं आप बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपको पता है, एसिड रेन के लिए आपके सल्फेट्स और नाइट्रेट्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों हार्मफुल हैं। SO2 NO2, SO2 NO2, SOX हम इसे बोल देते हैं SOX और NOx भी, ठीक है, SOX NOx भी। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन इज करेक्टली मैच, डेट ऑफ फॉर्मेशन करेक्टली किसकी मैच है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हुआ, बिल्कुल सही बात है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा डे भी बनाया जाता है। मिजोरम कब हुआ, डेट ऑफ फॉर्मेशन हरियाणा फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1966 को, मिजोरम फॉर्म हुआ 20 फरवरी 1987 को, मिजोरम कब फॉर्म हुआ 20 फरवरी 1987 को। तेलंगाना कब फॉर्म हुआ 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ तेलंगाना, 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ तेलंगाना। छत्तीसगढ़ का फॉर्म हुआ 1 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए, हु नॉमिनेट्स 12 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा इन इंडिया, कल भी ये क्वेश्चन किया था, आज भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखो, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऑप्शन नंबर सी, और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, आर्ट हो या फिर कोई लिटरेचर हो या साइंस हो, ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर सोशल सर्विस आपने करी हो, तो क्या क्या है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस में काम या फिर सोशल सर्विस, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या होना चाहिए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। और गवर्नर में ये चारों तो होती हैं, गवर्नर जब भी किसी को नॉमिनेट करते हैं ये चारों तो होती हैं, एक कोऑपरेटिव और ऐड हो जाता है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेसिड्यूरी पावर आर इंटरेस्टेड टू, रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है, रेसिड्यूरी पावर किसे दी गई है, सेंटर को, रेसिड्यूरी पावर सेंटर को दी गई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
By which constitutional amendment the subject of education was transferred from state list to concurrent list? स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? एजुकेशन, एजुकेशन को ट्रांसफर किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और सिर्फ एजुकेशन को ही नहीं, एजुकेशन को, फॉरेस्ट को, प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन सभी को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब इस पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। किस पे? एजुकेशन पे भी बना सकता है, स्टेट और सेंटर दोनों, फॉरेस्ट पे भी, वेट एंड मेजर्स पे भी स्टेट एंड सेंटर दोनों, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पे भी स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे भी स्टेट एंड यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? कौन से स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन कौन से के पास है, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखो, कुंभत, KUMBAT, 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 के से कर्नाटका, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, बी से बिहार, KUM हो गया, सॉरी KUM, M से आपका महाराष्ट्र, सो के से कर्नाटका, यू से यूपी, M से आपका महाराष्ट्र, BAT, बी से बिहार, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। तो देखो, के से कर्नाटका, यू से यूपी, M से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तीनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बट उत्तराखंड में नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ PIL, PIL का कंसेप्ट कहां से? द कंसेप्ट ऑफ PIL इज ओरिजिनेटेड इन, कहां से ओरिजिनेट हुआ आपको पता होना चाहिए और याद भी होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA से ओरिजिनेट हुआ है, USA से ओरिजिनेट हुआ है। कहां से ओरिजिनेट हुआ है? USA से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसे क्या डिक्लेयर करता है? तो एक चीज तो आपको पता ही है, जो प्रेम्बल में लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और इसमें क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन थे ही नहीं, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, तो आपको उस हिसाब से देखना, जैसे वॉलंटरी फ्रीडम है, कन्फेडरेशन है, यूनियन स्टेट्स है, फेडरेशन है, तो आपको पता है इंडिया फेडरेशन नहीं है, ठीक है, नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, इंडिया इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया को डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हु सेटल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, देखो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2016 का जो क्वेश्चन था वो 2021 में रिपीट हो गया था। तो देखो कौन करता है आपका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस किस के बीच में करता है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, बट जो MP MLA इनके डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट सुनेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज पे ज्यादातर फंक्शन करती है? तो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की क्लोज रिलेशनशिप के ऊपर ही काम करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखो, द जीरो आवर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट एट, जीरो आवर कब स्टार्ट होता है? तो 12 नून, आपको रटना है, ध्यान रखना है, 12 नून को स्टार्ट होता है, 12 नून को स्टार्ट होता है जीरो आवर, 12 नून को, ठीक है। चलिए अब देखो, पार्ट्स वाला तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कौन सा पार्ट है? तो सेकंड पार्ट है। इसी तरह एक बार थोड़ा पार्ट देख लो ऊपर ऊपर से, कौन से क्या पार्ट है? यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप है। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पार्ट 5 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 6 आपका यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट 5 आपका यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट 6 आपका स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया। पार्ट 8 आपका यूनियन टेरिटरी है। पार्ट 9A, 9 भी ध्यान रखना, 9A पंचायत है, 9B म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है। 9A पंचायत है, 9B म्यूनिसिपैलिटी है। और 10th शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11 शेड्यूल क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स। 12 क्या है? फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। 13 क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। 14 क्या है? सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। 14A क्या है? ट्रिब्यूनल्स। 15 क्या है? इलेक्शंस। 16 क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। 19 मिसलेनियस। 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड
स्पेशल प्रोविजंस। स्नैक 22 स्नैक से मतलब स्नैक से आप जान 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रेपल्स, ठीक है। टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है 21 में। और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन किस में है आपका 20 में है। इमरजेंसी प्रोविजन 18 में है, ये तो याद रखने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है 17 है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 16 है। इलेक्शन का इलेक्शन के लिए 15 है, पार्ट 15, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब अनाउंस करी गई थी? तो 2000 में अनाउंस करी गई थी, 2000 में अनाउंस करी गई थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। Who propounded the mobility transition model of migration? Mobility transition model of mobility transitional model of migration. Mobility transition model of migration किसने propound किया था? जेलेंस्की, जेलेंस्की मॉडल, ठीक है। इसने इसको जेलेंस्की मॉडल नाम दिया था, जेलेंस्की के द्वारा propound किया गया था मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। Who made the functional classification of Indian cities? इंडियन सिटीज की फंक्शनल क्लासिफिकेशन किसने की थी? अशोक मित्रा ने। अशोक मित्रा जी जो है उन्होंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटीज की थी, जो कि अशोक मित्रा फॉर्मर सेंसस ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं, फॉर्मर सेंसस ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। और अशोक मित्रा ने क्या किया था? फंक्शनल क्लासिफिकेशन की थी इंडियन सिटीज की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया स्कीम? अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम किन किन के लिए है? SC ST के लिए है या फिर कोई महिला है उसके लिए है? स्टैंड अप उसे खड़ा कर रहे हैं, तो स्टैंड अप SC ST के लिए है और महिला महिला के लिए। सेटअप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज विथ टू SC ST वुमेन के लिए है, क्यों? टू सेट अप ग्रीनफील्ड, ताकि वो ग्रीनफील्ड और एंटरप्राइज लगा सके, लोन लगभग 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ले सकें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेशन कर सकें, ठीक है। सेटअप ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज होगा जो कि लोन रेंज होगी 10 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया? नीति आयोग इंडिया का वाइस चेयरमैन उस टाइम पे कौन था? अरविंद अरविंद पनगरिया, अरविंद परगनिया परगनिया कौन था आपका? वाइस चेयरमैन था नीति आयोग का अरविंद पंगरिया। और यही जो है अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बन गए हैं, ठीक है। नाउ द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, सॉरी फाइनेंस कमिश्नर बन गए हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं अरविंद पनगरिया, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग अरविंद पनगरिया थे किस टाइम पे? जब ये पेपर हुआ 2016 उसके आसपास, ठीक है। अब अब क्या बन गए हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है, कि 16th फाइनेंस कमीशन। चलिए ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50th क्वेश्चन देखिए, द क्लोज्ड इकोनॉमी द इकोनॉमी इन विच? क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता, पैसे कोई भी फॉरेन में सामान ना तो जाता ना आता, उसे आप क्लोज इकोनॉमी कहेंगे। जैसे इंडिया 1991 से पहले मोस्टली क्लोज इकोनॉमी थी, 1991 के बाद इंडिया ने अपने आप को ओपन कराई, अपनी इकोनॉमी को ओपन करा, तो क्लोज इकोनॉमी क्या है? जहां पे फॉरेन ट्रेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहां सिचुएटेड है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहां सिचुएटेड है? हैदराबाद में, हैदराबाद में सिचुएटेड है। कब फाउंड किया गया था? 2006 में, 2006 में फाउंड किया गया था, हैदराबाद में आपका सिचुएटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। वैट इज इम्पोज्ड, वैट इम्पोज्ड किस पे होता है? ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल, सभी स्टेजेस पे प्रोडक्शन और सेल के बीच में, ठीक है, प्रोडक्शन और सेल के बीच में सभी स्टेजेस पर वैल्यू एडिड टैक्स इंपोज होता है, ठीक है। 2016 का पेपर था, इस वजह से वैट के बारे में, बट पर अब वैट हटा दिया गया है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि
2016 का पेपर है, इस वजह से पुरानी चीजें आ रही हैं। व्हाट इज सुपर 301? सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकन ट्रेड लॉ है जिसका नाम दे दिया गया था सुपर 301, सुपर 301, जो कि है अमेरिकन ट्रेड लॉ। ठीक है, क्या करता है? एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू टेक एनी नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बेस्ड रिटेलिएशन। ठीक है, प्रेसिडेंट को एम्पावर कर देता है कोई भी नेसेसरी एक्शन लेने के लिए, टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बेस्ड रिटेलिएशन हो उसके लिए भी। ठीक है, सुपर 301 अमेरिकन ट्रेड लॉ है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उन्हें कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के लिए जाने जाते हैं वो। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ऑपरेशन फ्लड के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया इज कलेक्टेड बाय पंचायत? पंचायत से कौन सा टैक्स कलेक्ट करते हैं पंचायत? टैक्स ऑन लोकल फेयर्स। ठीक है, लोकल फेयर्स पे जो टैक्स होता है कलेक्टेड बाय पंचायत। नेक्स्ट देखो, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन? तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन दी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। और जो आपकी इकोनॉमिक ड्रेन है वो दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, 1867 के आसपास। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन? पार्लियामेंट में सबसे पहले लोकपाल बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? बजट का मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज क्या क्या है? इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट के टूल्स की तरह सर्व करता है। इकोनॉमिक एनालिसिस को भी फैसिलिटेट करता है। तो सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सर्व एज टूल ऑफ मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, प्रोजेक्ट मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस क्या होंगे इसके बारे में बताता है, क्योंकि बजट जब आता है तो देखते हैं कि भाई कितना हमने पैसे एलोकेट किए और कितने उसमें खर्च होंगे। ठीक है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू विच थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सी? टू विच थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन, कौन सी थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? तो एनर्जी रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, द पारसेक, पारसेक किसकी यूनिट होती है? तो पारसेक आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लेंथ मेजर डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूनिट काम में आती है वो होती है आपकी पारसेक। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करती है। मेन एलिमेंट प्रोटीन का क्या क्या है? मेन एलिमेंट्स क्या है प्रोटीन के? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, चारों के चारों हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑल फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो चारों के चारों। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेट्रोल बी फायर एक्सटिंग्विश्ड? पेट्रोल किसके द्वारा फायर एक्सटिंग्विश किया जाता है? तो कई बार हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो है वो CO2 भी भरी होती है। तो CO2 हेल्प करती है। रेसिड्यू फ्री फायर एक्सटिंग्विशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर बुझाने में, आग बुझाने में काम आती है। ठीक है, चलिए, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा होता है? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन होता है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर है जो गैसियस प्लांट हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, गैसियस प्लांट हार्मोन भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, सीड्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट कंटेन, आपको पता है सनफ्लावर प्लांट की सीड्स में क्या होता है? तेल होता है। सनफ्लावर सीड्स हम हर बार देखते हैं, खाते भी हैं कई लोग, और कई लोग उसका तेल भी निकलवाते हैं सनफ्लावर सीड्स का। सनफ्लावर सीड्स हुए तो उसके अंदर क्या होता है? ऑयल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इम्यून सिस्टम इन द बॉडी? कौन इम्यून सिस्टम डेवलप करता है बॉडी के अंदर? तो एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी वो डेवलप करती है इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो ये आपको पता है, वायरस के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। कौन कॉज करता है स्वाइन फ्लू को? वायरस। H1N1 फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसे भी कहते हैं, वायरस। ठीक है, स्वाइन फ्लू को करता है। और स्वाइन फ्लू को क्या भी कहते हैं? दूसरा नाम H1N1 फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, पार्ट कौन करता है? किससे कॉज होता है? वायरस से कॉज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट इन हेरिडिटी? कौन सा डोमिनेंट है हेरिडिटी में? RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर डोमिनेट करता है हेरिडिटी के लिए, RH फैक्टर डोमिनेटिंग होता है हेरिडिटरी। ठीक है, द ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट?
कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग प्रोड्यूस होता है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से? इंटरफेरोन, जो कि होता है फैमिली ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, ठीक है। इंटरफेरोन जो है वो ड्रग होता है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो कैंसर के ट्रीटमेंट कौन सा? इंटरफेरोन, ठीक है। क्या है ये? नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होती है, फैमिली होती है नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स की। अब ये बेसिक क्वेश्चन है जनरल साइंस का। हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन ह्यूमन लंग्स? ह्यूमन लंग्स में कितने लोब्स मिलते हैं? तो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। राइट लंग में 3 लोब और लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब, ठीक है। द बर्ड दैट कैन मूव इट्स अपर जो, कौन सी बर्ड है जो अपना अपर जो मूव कर सकती है? वो है वल्चर। वल्चर कैन मूव इट्स अपर जो अपना मूव कर सकती है वल्चर। इन व्यू ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स द यूज ऑफ विच इंसेक्टिसाइड हैज बीन रिड्यूस्ड? कौन से इंसेक्टिसाइड का जो यूज है वो कम कर दिया गया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए? तो जो गैमेक्सेन है, गैमेक्सेन, उसका जो यूज है वो कम कर दिया गया है। क्यों? ये और है क्या? ये किस चीज के लिए यूज होती है? क्लोरीन है, केमिकल जो कि यूज होता है मेडिकल रेमेडी में, ठीक है। तो गैमेक्सिन जो है वो मेडिकल रेमेडी में आपकी यूज होती थी, बट अभी उसका यूज बहुत ज्यादा कम कर दिया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए, ठीक है। चलो, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बैगेज वॉज कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता था? एनालिटिकल इंजन कहा जाता था 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में क्या कहा जाता था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसे? चार्ल्स बैगेज के द्वारा जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था सबसे पहले। ये वाला कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि उड़ती नहीं है इतनी जल्दी, जैसे अपने सेव हो जाती है, ठीक है, जिसे हम हार्ड डिस्क सॉफ्ट डिस्क कहते हैं, ठीक है। सो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉफ्ट डिस्क ड्राइव। तो रोम है जो नॉन वोलेटाइल है। रैम, क्योंकि रैम जैसे अपन करते हैं मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी क्लीन, रैम क्लीन, तो रैम क्लीन मतलब जो प्रोसेस ऑक्यूपाई हो चल रहे होते हैं उसमें जो रैम ऑक्यूपाइड होती है वो फ्री हो जाती है, बट जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है आपकी, ठीक है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल से क्या कहोगे आप? मॉडेम, ठीक है, मॉडेम, ध्यान रखना, मॉडेम। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे वो मॉडेम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर है मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाई परफॉर्मेंस भी होती है सुपर कंप्यूटर की, और हाई एफिशिएंसी भी पाई जाती है सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस भी होती है और हाई एफिशिएंसी भी होती है। हाईली एफिशिएंट सर्वर होता है सुपर कंप्यूटर का और परफॉर्मेंस भी हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज डाटाबेस? डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस इज यूज टू मैनेज द डाटाबेस, ठीक है, डीबीएमएस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर के, आपको याद भी कर लेने हैं, और छोटी मोटी चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता जा रहा हूं। द टर्म पेनिटियम रिलेटेड, पेनिटियम किससे रिलेटेड है? माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है पेनिटियम, ठीक है। पेनिटियम माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है, माइक्रो प्रोसेसर जो कि यूज होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसर क्रिएट्स अ स्मॉल फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? तो कंप्रेशन अपन करते हैं जब भी अपन इंटरनेट पे कुछ भी फाइल सोच कहते हैं कि भाई जैसे कोई फोटो है या इमेज, और या फिर अपन सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, उसमें कहते हैं कि भाई छोटी इमेज हो साइज में, तो अपन क्या करते हैं? ऑनलाइन कंप्रेसर पे जाते हैं, वो कंप्रेस कर देता है फाइल का साइज, ठीक है। इसी तरह जो है कौन सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं जिससे फाइल जल्दी चली जाती है छोटे साइज में, तो कंप्रेस होने के बाद छोटी भी हो जाती है और जल्दी भी सेंड हो जाती है, ठीक है। एएलयू बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, पढ़ो और आगे बढ़ो। एएलयू के अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? बताओ, इतना सा आसान क्वेश्चन है। माई माउस इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, लाइट पेन मतलब जैसे जिससे आप लिखते हैं और अंदर वो आउटपुट, वो आपका इनपुट डिवाइस ही तो हो गया, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में शो हो रहा है, ठीक है, लाइट पेन। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से आप कुछ एंटर कर रहे हैं, बट जो वीडियो है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है, ये आपका ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द ट्रांजिस्टर वर यूज? ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज होते थे? सेकंड जनरेशन में यूज होते थे आपके ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था आप मुझे बता सकते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स यूज होने लगी, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गए हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन ये थी आपकी। नेक्स्ट देखो, जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कैपिटल करेक्टली मैच नहीं है? तो ब्राजील की ब्राजीलिया कैपिटल है, ठीक है। टूनिशिया की टूनिस कैपिटल है, ठीक है। अल्जीरिया की अल्जीरिस कैपिटल है, ठीक है। पर मोरक्को की कैपिटल जो है वो रबात है, ठीक है। मोरक्को की कैपिटल आपको याद रखनी है, रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, ठीक है, ना कि माराकेश।
मोरक्को की कैपिटल रबात, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 11 जुलाई, 11 जुलाई आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ सिटी? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है हार्ट ऑफ सिटी, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। चलो, द नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। नेशनल अवार्ड जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए कौन से साल में इंस्टीट्यूट किया गया था? तो 1979 में। 1979 में क्या किया गया था? नेशनल अवार्ड चाइल्ड वेलफेयर के लिए, ठीक है। किसको दिया जाता है? गिवन टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स इन फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। चाइल्ड डेवलपमेंट और वेलफेयर के फील्ड में दिया जाता है कौन सा अवार्ड? नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। और कब हुआ था इंस्टीट्यूट? 1979 एडी में, 1979 एडी, 1979 एडी, ठीक है। स्टेट स्पेशल का क्वेश्चन आ गया है। मनोदय, मनोदय काव्य वॉज कंपोज्ड बाय, मनोदय काव्य किसने कंपोज की थी? स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन में क्वेश्चन है, याद रखना है बस। भारत कवि, भारत कवि, ठीक है, भरत कवि कह सकते हैं, भारत कवि कह सकते हैं। उसने क्या कंपोज किया था? मनोदय काव्य। द लखुद, लखुद LAKHUD, लखुद केव हैविंग एंशिएंट रॉक पेंटिंग। लखुद केव कहां लोकेटेड है? तो लखुद केव आपकी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि कौन से बैंक है, कौन से रिवर के बैंक पे? सुयाल रिवर, सुयाल रिवर के बैंक पे आपकी लखुद, जो लखुद केव है वो लोकेटेड है कहां पर? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये जो आपकी लखुद, ये जो आपकी लखुद केव है वो कहां लोकेटेड है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सुयाल रिवर के बैंक्स पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द प्रजामंडल, प्रजामंडल को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू फ्री पीपल फ्रॉम मिसरूल ऑफ तेहरी स्टेट, तेहरी स्टेट का जो मिसरूल होता था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका प्रजामंडल फॉर्म हुआ था। हिस्टोरिकल नेम उत्तरकाशी का क्या है? सौम्यकाशी, ठीक है, सौम्यकाशी, सौम्यकाशी ध्यान रखना है। सौम्यकाशी क्या है? उत्तरकाशी का हिस्टोरिकल नेम है, ठीक है। इसको शिवनगरी भी कहा जाता है, सौम्यकाशी किसका हिस्टोरिकल नेम है? उत्तरकाशी का। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड के कौन से पीरियड में कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था? तो मुगल पीरियड में स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज कुजबी मारक इन एंशिएंट टाइम? कुजबी मारक किसे कहा जाता था एंशिएंट टाइम में? तो कुजबी मारक आपका ऋषिकेश को कहा जाता था, और ये जो है वर्ल्ड कैपिटल योगा की भी है, ठीक है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा भी इसे कहा जाता है ऋषिकेश को, और इसे कुजबी मारक भी कहा जाता था, ठीक है। किस चीज के लिए? बीटल्स आश्रम इसमें बहुत फेमस है। जो भी लोग ऋषिकेश घूमने जाते हैं वो राफ्टिंग वगैरह भी करते हैं, और उसके अलावा बीटल्स आश्रम है जो वो उस आश्रम को जरूर देखते हैं, फेमस आश्रम है, ठीक है। और राम लक्ष्मण झूला हमें पता ही है। इन विच लैंग्वेज आर द पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? पांडुकेश्वर जो है आपकी पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? संस्कृत में लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स आपकी संस्कृत में लिखी गई हैं, संस्कृत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द सॉन्ग इज नॉट संग? कौन से डांस में सॉन्ग नहीं गाया जाता है? ठीक है, तो चौपटी में भी गाया जाता है, जोहरा में भी गाया जाता है, चपेली में भी गाया जाता है, बट जो चोलिया है, चोलिया, उसमें आपका सॉन्ग नहीं गाया जाता है। फॉर्म, ये चोलिया है क्या? फॉर्म ऑफ फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है स्वॉर्ड्स और शील्ड से, ठीक है। कुमाऊं रीजन में परफॉर्म किया जाता है चोलिया डांस, कुमाऊं रीजन में स्वॉर्ड्स और शील्ड्स को यूज करके परफॉर्म किया जाता है, बट इसमें गाना नहीं गाया जाता है चोलिया डांस में, ठीक है। और फॉर्म ऑफ फोक डांस है तो आपको पता ही है। द ध्वज टेम्पल ऑफ 9th सेंचुरी इन द्वारहत इज ऑल्सो नोन एज? ध्वज टेम्पल को क्या कहा जाता है? कचेरी टेम्पल भी कहा जाता है। ध्वज टेम्पल को क्या कहा जाता है? कचेरी टेम्पल भी कहा जाता है। किसको डेडिकेटेड है ये ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है कचेरी टेम्पल, ठीक है, जिसे ध्वज टेम्पल भी कहा जाता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और गॉडेस कौन सी है? जयंती, जयंती आपकी गॉडेस है, ठीक है। द पास कनेक्टिंग धर्मा एंड ब्यास वैली, धर्मा और ब्यास वैली को कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो सीनला, सीनला जो पास है, सीनला, वो पास कनेक्ट करता है किस किस को? धर्मा और ब्यास वैली को, ठीक है। धर्मा एंड ब्यास वैली को कनेक्ट करता है सीनला पास। लोकेटेड कहां है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न कुमाऊं में, ठीक है। ईस्टर्न कुमाऊं के रीजन में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उधर लोकेटेड है आपका सीनला पास, जो कि आपका धर्मा और ब्यास वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। द खातलिंग ग्लेशियर इज ओरिजिन प्लेस ऑफ, खातलिंग ग्लेशियर है वो किसका ओरिजिनल प्लेस है? भिलंगना रिवर का, ठीक है, भिलंगना रिवर का ओरिजिन ये प्लेस है, ठीक है। हतिलिंग भिलंगना रिवर यहां से निकलती है टेहरी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल रीजन में, ठीक है।
गढ़वाल रीजन में जो टेहरी डिस्ट्रिक्ट है उधर से क्या निकलती है, भिलंगना रिवर, और उसका ओरिजिन क्या है, कतिलिंग, ठीक है, कतिलिंग। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुट हिल टाउन। फुट हिल टाउन कौन सा नहीं है, फुट हिल टाउन। तो फुट हिल टाउन जो है आपका, फुट हिल होता क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन एलिवेशन एट बेस ऑफ द माउंटेन रेंज, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है एलिवेशन में, ठीक है, उसे फुटहिल, जो माउंटेन बेस है उसे फुटहिल कह देते हैं, ठीक है। तो आपका जो रुद्रपुर है वो आपका फुटहिल स्टेट है, ठीक है, फुटहिल स्टेट नहीं है। जो टंकापुर है वो भी फुटहिल स्टेट है, कोटद्वार है वो भी फुटहिल स्टेट है, हरिद्वार है वो भी फुटहिल स्टेट है, बट जो आपका रुद्रपुर है वो फुटहिल स्टेट नहीं है। द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासिस थ्रू। फेमस जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है कहां से पास होती है, लेपुलेख पास से। ये पास का नाम आपको ध्यान रखना है, लेपुलेख पास, लेपुलेख पास, ठीक है, लेपुलेख पास से आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलवे टर्मिनस पॉइंट उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा इनमें से जो गिवन है उनमें से कौन सा रेलवे टर्मिनस पॉइंट नहीं है। तो सारे के सारे ही रेलवे टर्मिनस पॉइंट है, चाहे वो काठगोदाम हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो कोटद्वार हो, चाहे वो लक्सार हो, ठीक है, चारों के चारों जो है ऑल रेलवे स्टेशन है टर्मिनस पॉइंट इन उत्तराखंड। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द नधोर दून लाइन लाई। नंधोर दून कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, तो नैनीताल में, नैनीताल में आपका लाई करता है, ठीक है। चलो, नैनीताल में क्या लाई करता है, नंधुर दून। इन द हिमालयाज द मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी सेपरेट्स। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको सेपरेट करती है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालयाज को कौन सेपरेट करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। चलो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वर्शिप्ड द डीटी भूतसेन। भूतसेन को कौन सी डीटी वर्शिप करती है, कौन सी ट्राइब वर्शिप करती है भूतसेन को, तो थारू। जो थारू ट्राइब्स हैं वो जो है वर्शिप करती हैं भूमत सेन को, भूमत सेन, ठीक है, तो जो कि है तेरावाद बुद्धिज्म से, ठीक है, तेरावाद बुद्धिज्म से। तो थारू ट्राइब जो है वो इन्हें वर्शिप करती है, ठीक है। ब्रास सिटी इन उत्तराखंड इज बीइंग सेटअप एट। ब्रास सिटी कहां पर सेटअप की जा रही है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में, ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको, अल्मोड़ा में ब्रास सिटी सेटअप करी जा रही है। अब तक तो हो चुकी होगी क्योंकि 2016 का पेपर है, ठीक है। चलो, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ कट्यूरिस वॉज। कट्यूरिस की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, तो संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत थी उनकी कोर्ट लैंग्वेज कट्यूरिस की। और फाउंड किसके द्वारा किया गया था, वासुदेव कट्यूरिस के द्वारा, ठीक है। चलिए, वासुदेव कट्यूरिस के द्वारा फाउंड किया गया था और लैंग्वेज क्या है कट्यूरिस की, संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेसिडेंट रूल इन उत्तराखंड वॉज एनफोर्स्ड ऑन। कब एनफोर्स किया गया था उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल, 27 मार्च 2016 को इन गिवन डेट्स में से, और 2 बार प्रेसिडेंट रूल एनफोर्स किया जा चुका है उत्तराखंड में, ठीक है। और इन डेट्स में से 27 मार्च 2016 को एनफोर्स किया गया था, बट आप बस ये ध्यान रखना कि 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। नेक्स्ट देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा हु वाज ऑनर्ड विद परमवीर चक्र पोस्टहुमसली 1947 बिलोंग टू। किससे, कहां से बिलोंग करते थे, कौन सी रेजिमेंट से, कुमाऊं रेजिमेंट से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। चलो, मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट, इतना ध्यान रखना। एज पर यूनाइटेड नेशन 2015 एस्टिमेट हाउ मच विल बी द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2030। तो 2030 तक कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 8.5 बिलियन। किसका एस्टिमेट है, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन 2015 में एस्टिमेट किया था 8.5 बिलियन हो जाएगी, और 2050 तक 9.8 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया था, ठीक है। तो 2030 के लिए कितना था, 8.5 बिलियन। नेक्स्ट देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन। कौन से रूट पे जाएगी बुलेट ट्रेन, कट क्लियर है, अहमदाबाद और मुंबई के रूट पे, अहमदाबाद मुंबई रूट पे पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, अभी तक नहीं चली है। इवन दो 2016 का पेपर था, बट अभी तक बुलेट ट्रेन के ऊपर ज्यादा अपडेट नहीं है। तो अहमदाबाद मुंबई रूट है, बट ये कंफर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सिक्किम आपको याद है, याद रखना, सिक्किम ध्यान भी होगा और याद भी रखना है। सिक्किम 2016 में ही अपने आप को जो है ऑर्गेनिक स्टेट मान चुका था, और इन्होंने अडॉप्ट कब किया था, 2003 से अडॉप्ट कर रखा है, और 2016 में 2016 में आपका बन गया था 100% ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। चलो, हु क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री इन फरवरी 2016। तो ब्रेंडम मैकलम, ठीक है, कट क्लियर वन लाइनर आंसर है। नेक्स्ट देखो, द मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट तापी ऑन विच वर्क स्टार्टेड इन दिसंबर 2015 इज
नेचुरल गैस पे है। तापी 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 की फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन है नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। चलो, द ईयर 2016-2017 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय सार्क नेशन एज ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। उस टाइम पे 16 और 17 को कहा गया था ईयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, जो उन्होंने डिसाइड किया था। आन सांग सूकी वॉज बार्ड फ्रॉम स्वेरिंग इन एज प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। क्यों म्यांमार की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी? बिकॉज हर सन्स आर ब्रिटिश सिटीजन। उसके जो एन सेन सुकी को स्वेयर करने से बाहर कर दिया गया था बिकॉज उसके जो बेटे थे वो ब्रिटिश सिटीजन थे। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ विच वायरस डिड द डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इन फरवरी 2016? तो जीका की वजह से, ठीक है, जीका बाय वायरस कैरिड बाय एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो जीका वायरस को कैरी करता है, उसकी वजह से उसका जो आउटब्रेक हुआ था उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न 2016 में लगा दिए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। विच ऑफ द टू यूरोपियन सिटीज वर विक्टिम्स ऑफ आईएस टेररिस्ट अटैक्स इन नवंबर 2015 एंड मार्च 2016? कौन सी दो सिटीज थी जो आईएसआई के टेररिस्ट अटैक से ग्रसित हुई थी? वो थी पेरिस और ब्रुसेल्स, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर होस्ट ऑफ 2016 एंड 2020 ओलंपिक गेम्स? तो 2016 की तो रियो डी जेनेरियो थी, ठीक है, 2016 की रियो डी जेनेरियो और 2020 की टोक्यो। अब 2024 की आपको बतानी है, 2024 की कौन थी? पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। तो 2016 की कौन सी थी? रियो डी जेनेरियो। 2020 की कौन सी थी? आपकी टोक्यो। और 2024 की कौन सी है? पेरिस, जो कि हो चुका है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस में, ठीक है। विच स्टेट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 2014 टू 2015? कौन से स्टेट की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी? यूनियन टेरिटरी कहेंगे आप इसे, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। स्टेट और यूनियन टेरिटरी होना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है, दिल्ली। द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई आपकी 2015 में, उसके हिसाब से यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसमें इंडिया क्या रैंक थी? 130। और 2025 में भी इंडिया की रैंक 130 ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। याद रखना, अगर आपको लेटेस्ट रैंक पूछ ले, सीधा क्वेश्चन आयोग के पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, कि भाई रैंक बता दो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की है, जो कि यूएनडीपी के द्वारा निकाला जाता है, तो अभी भी 130 ही रैंक है 2025 में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द 38 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड? 38 नेशनल गेम्स कब ऑर्गेनाइज किए गए थे उत्तराखंड में? 2018 में। हालांकि वो हो नहीं पाए थे, कुछ सारी चीजें एक साथ काम नहीं करी थी और कुछ अरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाए थे, पोस्टपोन ड्यू टू इनकम्प्लीट अरेंजमेंट्स एंड देन ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। 2018 में 38 नेशनल गेम्स जो की हैं ऑर्गेनाइज करवाए जाने वाले थे 2018 में, बट हुए नहीं ढंग से। विच लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का 2016 का, विच सिटी ऑफ द उत्तराखंड वॉज रिसेंटली रैंक्ड 61st इन द लिस्ट ऑफ क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया? तो उस टाइम पे कौन सी थी? देहरादून, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ अपन ने जो डिस्कस कर लिया है अपन ने अपना पेपर डिस्कस कर लिया है 2016 आरओ का। तो इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद चाहूंगा। 2021 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं आरओ का, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अकेडमी से कांटेक्ट करने के लिए आप फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9996337109, ठीक है, और हमें मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।